नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकों में जमा आपके पैसों पर। दरअसल बैंकों में आपका जो पैसा जमा है कितना सुरक्षित है, कितने लिमिट तक सुरक्षित है, इन्हीं सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। और इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, अश्विनी राणा जी। सर नमस्कार, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, नमस्कार जी, ये जो मुद्दा नमस्कार। हमने उठाया है इसमें दरअसल ये है कि लोगों को में कन्फ्यूजन है कि बैंक अगर डूब जाता है तो हमारे पैसों का क्या है। तो सर पहले ये बता दीजिए कि बैंक में कितना आपका पैसा जमा जो है वो सुरक्षित रहता है। कि अभी तक जो नियम है वो ये है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपका जी। डिपॉजिट है एक बैंक में, एक अकाउंट में, जी। तो वो आपका सुरक्षित है। डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू बैंक उसका प्रीमियम भरते हैं और वो 5 लाख रुपए तक आपका जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। जी, अगर इससे ज़्यादा अगर हो तो सर उसमें क्या, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसा है कि ऐसा वैसे स्थिति आती नहीं। जी। उस स्थिति में ये होता है कि भाई कोई भी ऐसा बैंक जो अगर डूब गया है तो उसके जी। एसेट्स वगैरह जो उसकी लेनदारी देनदारी फाइनल होने के बाद जी। कितना उसके पास पैसा बचता है, वो फिर प्रॉपरली जो है सभी कस्टमर को जी। और देनदारों को जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो सिस्टम है। जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। जितने भी बैंक मुश्किल में आए, सरकार ने उनको जो है उनको सपोर्ट किया है, जी। चाहे यस बैंक हो जी। या कोई भी बैंक हो। उस स्थिति में सरकार जो है एक्टिव होती है, रिजर्व बैंक एक्टिव होता है और किसी ना किसी बैंक के थ्रू उनको सपोर्ट करके जितने भी प्राइवेट बैंक डूबने की कगार पर आए तो सरकार ने उनको जो प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसी स्थिति आती नहीं है। जी। छोटे मोटे कोई कोऑपरेटिव बैंक डूबते हैं तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो एक शेड्यूल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो इस प्रकार से उनका कोई सरकार उनको डूबने देती नहीं। जी। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। यस बैंक का जो आपने एग्जांपल दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार ने जब यस बैंक की हालत खस्ता हो गई थी तो सरकार ने पूरा सहयोग दिया। वहीं छोटे कॉरपोरेटिव बैंकों की बात जहां तक कर रहे हैं तो सर ऐसे में अभी हाल ही में अभी 2 महीने पहले की बात है, एक कॉपरेटिव बैंक के सामने ऐसा ही मामला आया था। तो उस टाइम पे बैंक ने खुद कस्टमर से कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे इतने दिन तक केवल आप ना डिपॉजिट कर सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्थिति ठीक होती है तो ऐसा आप फिर दोबारा से अपना सब कुछ ट्रांजेक्शन लेन देन चालू कर सकते हैं। तो सर अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसे में आरबीआई ने जो कुछ पैमाने तय किए हुए हैं और आरबीआई ने 3-4 बैंकों को भी चुना हुआ है कि ये देश के सबसे सुरक्षित बैंक है, मसलन एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है। तो सर क्या इन बैंकों में जो सुरक्षा की गारंटी है वो किन पैमानों पर तय होती है, मतलब कैसे तय होती है? बैंकों का आधार नहीं नहीं, देखकर? ऐसा नहीं है। ऐसे 3 बैंक नहीं है। सरकार ये नहीं कह रही कि 3 बैंक सुरक्षित हैं। जी। सरकार का कहना है कि सभी जो सरकारी बैंक हैं या जी। जो प्राइवेट बैंक है, सभी वो सुरक्षित हैं। जी। उसमें कोई समस्या नहीं आती। अभी जैसे इंडसइंड बैंक में पिछले जी। दिनों एक परेशानी आई, दिक्कत जी। आई। उसके कारण से इंडसइंड बैंक का शेयर भी डाउन है। उसके सीईओ जी। भी रिजाइन करके चले गए। ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बाद वहां हलचल है। जी। तो ऐसे में जो ग्राहक हैं, ऐसा कभी किसी बैंक के भी साथ होता है, उसकी कोई खबर आती है तो जी। थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए प्राइवेट बैंकों के। जी। पर्टिकुलर सरकारी बैंक जो है वो कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो वीक हो। आज जी। सभी सरकारी बैंक, सभी प्राइवेट बैंक जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लोगों का पैसा सुरक्षित है। सरकार सोच रही है कि ये 5 लाख को 10 लाख करने की भी। जी। तो लेकिन वो जो 5 से 10 का एश्योरेंस जी। देंगे, उसकी जो गारंटी होगी, जी। उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ेगी उसके बारे में जो बैंक हैं वो थोड़े से चिंतित हैं, क्योंकि वो सारा जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है बैंकों को देना जी। पड़ता है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन को। जी सर, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि 5 लाख की जो मौजूदा लिमिट है उसको बढ़ा के 10 लाख की बात हो रही है, जैसा कि आपने ही बताया। लेकिन सर इसमें जो अड़चन आ रही है वो जैसा कि आप बता रहे हैं कि
मतलब बैंकों को ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा या मतलब उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सर इससे आपको लगता नहीं है कि लिमिट अगर बढ़ती है, सीधा दोगुना लिमिट हो जाती है, तो इससे तो बैंकों को ही फ़ायदा मिलेगा ना? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बैंक डूबता है या किसी बैंक में परेशानी होती है, तो फिर तो ऐसे में तो बैंक को भी मुसीबत आती है ना कि उनको 5 लाख तो लौटाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख तक की लिमिट तय की हुई है आपने। तो अगर मान लीजिए मेरा 5 लाख किसी बैंक में है और खुदा ना खास्ता वो बैंक डूब जाता है, तो मुझे तो वो पैसे वापस मिलेंगे आरबीआई के नियमों के मुताबिक। जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। बैंकों को वो पैसे जो है वो इंश्योरेंस जो हुआ है बैंकों के डिपॉजिट का, जी। उसके थ्रू मिलते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को 5 से 10 लाख तो करना ही चाहिए। जी। उसके साथ साथ कोई एक डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी भी लानी चाहिए जी। कि जिनका मान लो अगर 10 लाख भी कर दिया, 10 लाख से ज्यादा जिनका डिपॉजिट है, कई लोगों का करोड़ों में डिपॉजिट है, जी। तो वो अपने जो पैसे हैं, जो अपना डिपॉजिट है, एक छोटा सा प्रीमियम देकर वो अपना डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवा सकें। जी। क्योंकि आप देखते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जी। हाउसिंग लोन लेते हैं उसका करवाते हैं, आप घर का करवाते हैं, आप पर्सनल इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंटल करवाते हैं, यानी सब तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जी। तो क्यों ना सरकार जो है एक इनिशिएटिव करे कि एक डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे, और बहुत कम उसमें जो लोग भी चाहते हैं कि उनका पैसे को और वो सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जैसे हम कार खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, घर खरीदते हैं तो पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं, यहाँ तक कि हम पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आजकल उसकी भी इंश्योरेंस हो जाती है, ताकि आप अगर ना रहे तो पर्सनल लोन आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, माफ़ हो जाए। ऐसे में जो बैंक मतलब बैंक में पैसे आपके पड़े हुए हैं, तो आपके बाने जाने के बाद आपके नॉमिनी को तो मिलेंगे ही, लेकिन ऐसे में आपको लगता नहीं है सर कि जो खास करके छोटे बैंकों की बात कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक जैसे छोटे छोटे इलाकों में होते हैं, उनमें नियमों का बहुत अभाव होता है, और जिस कारण आप आए दिन सुनेंगे हर 1-2 महीने में एक का वाकया ऐसा होता रहता है। तो सर इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, खासकर कोऑपरेटिव बैंकों पे, ग्रामीण बैंकों पे, छोटे बैंकों पे? जी सर। देखिए, जो ग्रामीण बैंक हैं वो जी। भी अभी उनका भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मतलब एक स्टेट वन आरआरबी, ये पॉलिसी लागू हो गई है 11 राज्यों में। उन बैंकों को मिलाकर हर जी। स्टेट में एक कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जी। रूरल ग्रामीण। बैंक आरआरबी हो गया। तो जी। आरआर बैंक जो है, रीजनल रूरल बैंक, सुरक्षित है वो भी, बाकी सरकारी बैंकों की तरह है, क्योंकि उसमें सरकार का स्टेक भी है, स्पॉन्सर्ड जी। बैंक का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, वो सुरक्षित है। कहाँ दिक्कत आती है, जो छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं, जी। तो उसके ऊपर भी अभी सरकार ने कोऑपरेटिव मंत्रालय अलग कर दिया है। पहले क्या होता था, ये जी। सारे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये गवर्न होती थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू। जी। तो वो उसका पूरा अच्छी तरह से उसका जो रख रखाव, उसका देखभाल, वो नहीं जी। हो पाती थी। तो अब वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ही जो है अलग से बन गई है, तो उसके ऊपर उनकी भी नजर रहती है, रिजर्व बैंक की तो रहती ही है। जी। लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोगों को अपने जो गाढ़े पसीने की कमाई है, जी। उसको किसी ऐसे छोटे कोऑपरेटिव बैंक में मत रखें जी। जहां उनको लगता हो कि हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। किसी सरकारी बैंक में, किसी बड़े प्राइवेट बैंक में जी। ऐसे रखें, और लालच में ना फंसे कि भाई मुझे कोऑपरेटिव बैंक में 1% ज्यादा इंटरेस्ट छोटे बैंक जी। में मिल जाएगा। तो या फिर रखना भी है तो 2 बैंकों में या 3 बैंकों में आप जी। अलग अलग अपने पैसे को जो है सुरक्षित रखें, तो ज्यादा अच्छा। जी सर, आपने ये सही बात कही, और दरअसल इसमें लोगों की गलती नहीं है, इसमें बैंकों की भी गलती है, क्योंकि बैंक ऐसे ऐसे प्रलोभन देते हैं, जैसे कि आजकल प्राइवेट बैंकों में तो कंपटीशन इतनी ज़्यादा टफ है कि एक कहता है जी हम एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको सेविंग पे देंगे, दूसरा कहता है आज तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट हम आपको देंगे। ऐसे में ग्राहक फंस जाते हैं। खास करके प्राइवेट बैंकों का मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कई ऑफर्स मेरे पास भी आए जिसमें कहा गया कि आपका जो भी जिस बैंक में अकाउंट है उससे मैं 3% ज़्यादा इंटरेस्ट आपको दूंगा, वो भी सेविंग पे। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो कह रहे हैं आप आओ हमारे ब्रांच मिलो। तो सर ऐसे में बैंकों के जो प्रलोभन है, तो आपको नहीं लगता है कि ये ग्राहकों को फंसाने वाले हैं, ताकि उनको टारगेट अचीव करना होता है अपना, ऐसे इसलिए किया जाता है? जी सर। नहीं नहीं, देखिए अभी जो नए बैंक आ रहे हैं, स्मॉल बैंक जो आ रहे हैं, जी। वो इस प्रकार के इंसेंटिव्स देते हैं कि उनके यहाँ पर सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि
उनको सेविंग के फंड्स की जो है ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो उस ढंग से पैसा जो है अपना डिपॉज़िट लेना चाहते हैं। तो लेकिन जनता को लालच में नहीं फँसना चाहिए। आप किसी भी बैंक में करा रहे हैं तो आप पहले बैंक के बारे में जानकारी ले लें कि ये बैंक कितना पुराना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वहाँ कभी गड़बड़ी तो नहीं हुई। तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। आप सिर्फ लालच में फँसेंगे तो आपके साथ कभी भी जो है वो दुर्घटना हो सकती है। जी सर, अब बात करते हैं बड़े बैंकों की। जैसे कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसकी पहुंच कोने कोने तक है, मतलब ग्रामीण इलाकों में भी इसकी पहुंच बहुत अच्छी है। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी और आईसीआईसी दो ऐसे बैंक हैं जिनका नाम मतलब टॉप 3 बैंकों में शामिल है, मार्केट कैप के लिहाज से भी देखें या ऐसे इनके ब्रांचेज वगैरह भी देखें। और आरबीआई ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी पिछले साल, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें इन 3 बैंकों का नाम सबसे ऊपर था। तो क्या मतलब भरोसा, वही जो मेरा सवाल एक बार मैंने पहले भी किया था कि भरोसा कैसे कायम होता है, मतलब आरबीआई ये कैसे डिसाइड करती है? क्या बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखती है या फिर बैंकों की पहुंच देखती है या उनकी कितनी मतलब पकड़ है मार्केट में उसको देखती है, कैसे निर्धारित करती है? देखिए, उसके लिए अलग-अलग पैरामीटर्स रहते हैं कि जो बैंक है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी अगर शेयर कैपिटल है तो वो कितनी है, उसकी जो डिपॉजिट है वो कितना है, डिपॉजिट के अगेंस्ट जो एक सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन है कि भाई इतने डिपॉजिट का इतना पैसा आपको कैश के रूप में अलग से रखना है। फिर जो आपका एडवांस जो है वो डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, जी यानी डिपॉजिट और क्रेडिट की जो रेशियो है वो जी कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यानी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं जिसको ऑडिट होता है, जी क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली, ईयरली, और बैलेंस शीट भी जो बैंकों की आती है उसका भी ऑडिट होता है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि हाँ भाई ये बैंक जो है सुरक्षित है। और जब आरबीआई को लगता है कि आप भी कभी कई बार न्यूज़ में आता है जी कि रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के ऊपर जुर्माना लगाया, जी बिल्कुल। तो जुर्माना वो रिजर्व बैंक इसलिए लगाता है कि जो पैरामीटर्स है या जो गाइडलाइंस हैं उनको अगर प्रॉपरली या जो फॉलो नहीं किया किसी बैंक ने जी तो रिजर्व बैंक उनके ऊपर पेनल्टी लगा देता है। तो इसलिए हर बैंक जो है वो सोच समझकर उस रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं गड़बड़ होती है तो रिजर्व बैंक के पास मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो वो जी उसको समय समय पर देखता रहता है और कहीं गड़बड़ होती है तो उसको ठीक भी करवाता है और उसके साथ साथ उनको जुर्माना भी लगाता है। जी सर, एक मेरा सवाल है बिल्कुल आम आदमी के लिहाज से, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो या अंडा बेचने वाला हो या मतलब बहुत नीचे तबके का इंसान हो, वो बैंक में पैसा जमा करता है, अपनी मेहनत की कमाई जमा करता है। तो उसको आपकी नज़र से एज एन एक्सपर्ट सबसे पहले क्या देखना चाहिए? देखिए उसको, भाई वो तो ये सोचेगा कि मेरे घर के पास बैंक हो जी या जहां मैं काम करता हूँ वहां पर पास में बैंक हो। जी और अकाउंट खुलवाने के लिए किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जी आप देखें और आपका कोई सहयोगी, आपका कोई मित्र किसी बैंक में उसका खाता है तो उससे पता करें कि आपके बैंक की सर्विस कैसी है, आपके बैंक की स्थिति कैसी है। अब क्या है कि सभी इतने लोग पढ़े लिखे तो नहीं है कि भाई, जी अगर छोटे लोगों की आप बात कर रहे हैं तो वो उनकी बैंकों की बैलेंस शीट को देख लेंगे। जी लेकिन हाँ, वो उस मार्केट में, उस शहर में, उस बैंक के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हुए या पैसा रखते हुए, और वैसे भी चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटा ग्राहक हो या बड़ा ग्राहक हो, उसको सारा पैसा अगर ज्यादा है तो एक ही बैंक में ना रखकर उसको 2 बैंकों में या 3 बैंकों में डिवाइड करके रखना चाहिए कि मान लो किसी कारण से कोई प्राइवेट बैंक या छोटा बैंक जो है मुश्किल में आ गया तो जी सारा पैसा उसका जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। जी जी सर, यहाँ बात आती है जैसा कि आपने कहा 2 बैंकों में रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि आपके 2 खाते रहेंगे तो आपका जो पैसा, मान लीजिए अगर बैंकों में गड़बड़ी होती हुई है तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन सर यहाँ एक समस्या आती है कि कई बार लोग, जो खास करके सैलरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जहाँ जहाँ नौकरी बदलते हैं वहाँ वहाँ सैलरी अकाउंट खोल दिए जाते हैं।
उसके बाद वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उसको बैंक इतने ज़्यादा चार्जेज लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज, चेक बैलेंस चार्जेज, पासबुक चार्जेज, मतलब इतने तमाम तरह के चार्जेज हैं। चार्जेस की बात करूं तो आपको पता ही होगा, आप तो बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, कि बैंकों ने चार्जेज से 300-400 करोड़ रुपए तक कमाए हैं एक साल में। तो ऐसे में अब फिर वही बात आ जाती है कि 5 बैंक में मान लीजिए मेरा खाता है, मैंने सैलरी अकाउंट खुलवा रखा था, मैंने नौकरी वहाँ से छोड़ दी, लेकिन मेरा वो खाता चल रहा है, मैं उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उधर भी चार्ज देना है, फिर इधर भी पैसा डूबने का खतरा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए सर? जी सर। नहीं नहीं, ऐसे में आप अगर नई नौकरी ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी का जो सैलरी अकाउंट है जी। वो कहते हैं कि हमारा दूसरे बैंक में है, तो आपको पुराना अपना खाता जो है वो बंद कर देना चाहिए, जी। इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, कि इससे पहले कि उसके अंदर कोई सर्विस चार्जेस जो है और लगने शुरू हो जाएं जी। मिनिमम बैलेंस के, तो उस खाते को आपको बंद कर देना चाहिए। जी। अगर तो वो उसी बैंक में ही नए ऑफिस का भी आपका अकाउंट है, तो आप वो खाते को कहीं भी आजकल बड़े आसानी से आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट नंबर वही रहता है, कोई जी। दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा खाते रखना भी कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि उनको जी। संभालना भी मुश्किल है। जी। और जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो आपके सारे खातों की जानकारी भी उसमें आती है, जी। तो फिर आपको मुश्किल हो जाता है कि भाई सारे खातों की जानकारी मैं उसमें दूं, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम ये वगैरह सब उसमें जी। आएगी। तो इसलिए मैक्सिमम एक तो खाता सैलरी अकाउंट होगा ही, लेकिन उसके अलावा आपका डिपॉजिट अगर ज्यादा है तो आप जी। दो बैंकों में डिवाइड करके रख सकते हैं। जी, मतलब जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप अपना एक ऑफिस का इंश्योरेंस तो आपका रहता ही है, एक आप पर्सनल भी कराते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अब 2 खाते मिनिमम आप रख सकते हैं, एक अपना पर्सनल रखिए, एक जहां आप काम करते हैं उन्होंने खुलवा रखा है, तो ऐसे में आपको मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। तो सर अब आते हैं बैंकों के जो चार्जेज़ हैं, इस पे आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बैंकों के जो चार्जेस इतने सारे हैं, क्योंकि इस पे भी एक रिपोर्ट आती रहती है कि इस बैंक ने कितनी कमाई की, तो इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, तो उसका नाम सबसे ऊपर आता है। एक बार मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, पिछले साल की बात है, तो 336 करोड़ केवल उन्होंने एटीएम चार्जेज और बैलेंस चार्जेस से कमाए थे, और डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस भी थे उसमें। तो इतनी जो मोटी कमाई हो रही है, तो पब्लिक का ही तो पैसा है ना। तो सर इस पर आप क्या कहना है? जैसे सेबी मान लीजिए कुछ होता है मार्केट में, तो वो उस रूल देखिए रेगुलेशन क्या है लगाती है। कि कुछ चार्जेस बैंकों के जायज हैं। जी। कारण क्या है कि आप एक खाता अगर एक बैंक में रखा है, जी। उसको मेंटेन करने का जो खर्चा है वो कॉस्ट है। आपको जी। जो कार्ड दिया जाता है उसका भी एक खर्चा है, क्योंकि जो बैंकों के सर्वर हैं उसकी भी कॉस्ट आती है, मतलब हर जी। ट्रांजेक्शन की कॉस्ट आती है। हाँ, कुछ बैंक जो है वो अननेसेसरी जो है चार्जेस कस्टमर पर लगाते हैं, जी। वो चार्जेस नहीं होने चाहिए, मतलब नॉमिनल चार्जेस हो। और अभी स्टेट बैंक ने तो मुझे लगता है कि वो जो मिनिमम बैलेंस वाला चार्ज है वो भी शायद खत्म कर दिया है। जी। तो आप जो है उस सर्विस का चार्ज लगाएं जिसकी आपको कॉस्ट आ रही है, यानी जी। अगर बैंक को उसकी कॉस्ट आ रही है। और बहुत सारे बैंक तो ऐसे भी अपने कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं कि अलग अलग तरह के खाते की वो रेटिंग कर देते हैं, कि भाई एक सिल्वर अकाउंट है, गोल्ड अकाउंट है, जी। प्लेटिनम है, कि अगर पैसा आपका ज्यादा है डिपॉजिट बैंक के पास, तो बैंक बहुत सारे आपके जो चार्जेस है उसको वेव कर देता है। जी। और अगर आपका बैलेंस कम है और बैंक को उस खाते को मेंटेन करने की जो कॉस्ट एडिशनल आ रही है, तो जी। उसके नॉमिनल चार्जेस बैंकों को लेने चाहिए, अननेसेसरी चार्जेस बैंकों को नहीं लेने चाहिए। उसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। जी सर, जैसा कि देखा गया है, जितने भी जो भी हुए हैं, मतलब बैंक फ्रॉड कह लीजिए या नियमों का उल्लंघन कह लीजिए या जुर्माना लगता है, तो ऐसा नहीं है कि बड़े बैंकों पे ही छोटे बैंकों पे ही लगता है, बड़े पे नहीं। लेकिन इसमें ज़्यादातर देखा गया है छोटे बैंक ज़्यादा शिकंजे में आते हैं, आरबीआई के शिकंजे में। जैसे अभी पीएमसी वाला मामला आपको याद हो, तो इसमें लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, बैंकों के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग गई थी, लोगों को लगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो लोग निकालने पहुंच गए। लेकिन बैंकों ने कहा कि अब 2 महीने तक ना इसमें डिपॉजिट हो सकता है, ना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे में लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 2 महीने में आपका पैसा आ जाएगा। तो सर ये ऐसा होता क्या है इन बैंकों के साथ? मतलब क्या इनकी क्रेडिट लिमिट उतनी नहीं होती है, या फिर लिक्विडिटी की समस्या होती है, क्या दिक्कत आ जाती है? नहीं, अलग अलग समस्या रहती है ना। अब जैसे जी। कई बैंकों में जो उनकी जो
मैनेजमेंट है वो प्रॉपर जी, तरीके से काम नहीं करती, और जो ज़रूरत से ज़्यादा वो लोन दे देते हैं और जी, लोन वो डूब जाते हैं, और डिपॉजिटर से ज़्यादा भी लोन दे देते हैं, जी, या और कोई फ्रॉड हो जाता है, या कोई इंटरनल जो आपका डायरेक्टर है या प्रमोटर है, वो पैसे को जो इधर-उधर हुँ, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे अभी इंडसइंड बैंक के अंदर हुआ जी, कि उन्होंने जो रेगुलेशन थे आरबीआई के, उसके जी, हिसाब से अकाउंटिंग सिस्टम करना था, लेकिन वो नहीं किया तो उनको 2000 करोड़ का वो नुकसान हुआ है। अब जी, 2000 करोड़ का एक बैंक को नुकसान हुआ है, तो उसका असर ग्राहकों पर भी पड़ता है। तो इसलिए कभी भी हो सकता है कि भई और फर्दर कुछ इंक्वायरी में उस बैंक के ऊपर कुछ और आता है, तो हो सकता है रिज़र्व उस किसी भी बैंक को जो है वो कुछ समय के लिए उसकी ट्रांज़ैक्शंस को बंद कर देता है। तो उसके कारण जी, क्या है कि इंटरनल सारी इंक्वायरी करने के लिए उसको रोक लगाई जाती है खातों के ट्रांज़ैक्शन पर, जी, नहीं तो वो जो है अपनी प्रॉपरली इंक्वायरी नहीं हो पाती। तो जी, इसलिए समय-समय पर बैंक जो है ऑडिट करता है। इस प्रकार से रोक लगाकर और सारी जानकारियाँ इकट्ठी करता है, उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, तो फिर उसको खोल दिया जाता है। जी। सर यहाँ जो एक बात आ रही है, जैसे मुझे याद है येस बैंक का मामला। येस बैंक में जो सबसे बड़ा भूचाल मचा था, मतलब वो बैंकिंग सेक्टर का एक अपने आप में बहुत बड़ा भूचाल था, जिसके बाद से येस बैंक के शेयर रॉकेट बन चुके थे, जो आज इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनके निवेशक आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पैसे बैंकों में तो नहीं डूबे, लेकिन जो निवेशक थे, शेयर मार्केट निवेशक, उनके पैसे आज भी डूबे पड़े हैं। तो ऐसे में सर निवेशकों के लिहाज से भी एक आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब किसी बैंकिंग में, मतलब बैंकिंग इंडेक्स को जो माना जाता है कि सबसे अच्छा होता है निफ्टी के बाद, तो इस इंडेक्स में आप देखें पैसा लगाएं, तो आपको पहले देखना चाहिए कि बैंकिंग की क्या, मतलब किस बैंक में आप लगा रहे हैं, क्या देखना चाहिए उनको सर? मैं वही कह रहा हूँ ना कि हो सके तो सरकारी बैंक में जाएँ या जी, किसी प्राइवेट अच्छे बैंक में जाएँ। उसकी जी, बैलेंस शीट क्या है, उसके जो प्रमोटर्स हैं वो कौन जी, हैं, उसकी जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जी, किस प्रकार से हुई है, उस बैंक का एनपीए का लेवल क्या है। जी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर वो जो है, और फिर उसका प्रॉफ़िट कितना है जी, और खर्चे कितने हैं। तो कई चीज़ें ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको कि इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में जी, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उसको देखकर जो है उसमें इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट सकते हैं। करें। जी सर, सही कहा आपने। सर एक सवाल आता है कि जैसे बैंकों की मर्जर की बात की आपने, आरआरबी की बात की, ग्रामीण बैंकों की, वैसे ही एक अभी मतलब 2-3 साल हो गए इस बात को, जब सरकार बड़े बैंकों का विलय करना चाह रही थी। मतलब ऐसा कुछ था कि देश में पर्टिकुलर नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था कि देश में केवल इतने बैंक ही रह जाएंगे, बाकी बैंकों का मर्जर हो जाएगा। कुछ का हुआ भी, लेकिन वो मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। तो आपको नहीं लगता है सर कि ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है? क्योंकि जैसे आप वन रैंक वन पेंशन करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो देश में कम बैंक रहेंगे, कम उलझनें पैदा होंगी। तो सरकार को नहीं लगता कि इस जो मामला टल गया अभी फ़िलहाल, मुझे लगता है तो उसको फिर से शुरू करना चाहिए मर्जर प्रक्रिया को? नहीं, नहीं, वो मर्जर जो है देखिए क्या है कि बहुत बड़ा बैंक ज़रूरी नहीं कि जी, वो जो है अच्छा मैनेज हो सके। आपने देखा कि ठीक है, जब अब लास्ट कर देता हूँ जरा, मन पैसे वैसे के भी चला ग्लोबली दीजिएगा। भी बैंकों के ऊपर क्राइसिस आया तो बड़े-बड़े बैंक धराशायी हुए थे। तो इसलिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, वो छोटा भी हो लेकिन वो अच्छी तरह से रेगुलेट हो, मैनेज हो और वो अच्छी तरह से काम करे, वो ज़रूरी है। अब ज़्यादा बैंकों को मर्ज कर देना वो कोई उन ज़रूरत की बात नहीं है। जो कर दिया है सरकार ने उतना ही रखना चाहिए, आगे और बहुत बैंकों को, बड़े बैंकों को और मिलाकर बड़ा करना की, क्योंकि उसके बाद उसको जो उसकी मैनेजमेंट में जो है ना, वो दिक्कत आएगी, उसको उसको रेगुलेट करने में दिक्कत आएगी, उसको सँभालने की दिक्कत आएगी। क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपर्टाइज़ होना चाहिए कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को वो अच्छी तरह से मैनेज कर सके। अगर वो नहीं होगा, तो उसकी हालत खराब भी हो सकती है।
मतलब आपका ये मानना है कि मर्जर इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन आम आदमी को खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि आम जनता को जो ये बार बार ये आता है, हर दूसरे तीसरे महीने आ जाता है कि कहीं ये बैंक बंद तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो एक आम आदमी को आप क्लोजिंग रिमार्क्स में क्या बताना चाहेंगे कि एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? जी सर। देखिए, एक तो लालच में नहीं फंसें, ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में नहीं फंसें। अपना सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है, सारा पैसा उसमें मत रखें, एक दूसरे बैंक में भी डिपॉजिट रखें, डिवाइड करके रखें। और जो है आप चैन की नींद जो है तब सो सकते हैं। नहीं तो सारा पैसा एक ही बैंक में अगर आप डाल देंगे तो किसी ना किसी कारण से कोई दिक्कत आने पर आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जो भी आप अपना डिपॉजिट है उसको कम से कम 2 बैंकों में डिवाइड कर कर और उसमें भी नॉमिनेशन करके रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करके रखें। अभी तो सरकार ने 4 नॉमिनेशन तक की भी फैसिलिटी दे दी है कि आप अपने 4 नॉमिनी भी उसमें बना सकते हैं। तो उसका भी लाभ जो है ग्राहकों को उठाना चाहिए। जी सर, तो आपका समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। उम्मीद है कि दर्शक जो हमारे देखते हैं, क्योंकि आपका शो बहुत पॉपुलर होता है, जब पिछली बार हमने 500 के नोट वाले किए तो वो करीब करीब उसके बहुत अच्छे रिस्पांस आए, कमेंट्स बहुत सारे लोगों के थे। तो उम्मीद है कि दर्शक को आपकी ये सुझाव बहुत पसंद आए होंगे। तो सर TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जी, तो ये थे बैंकिंग एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आपको अगर इन सिचुएशंस में नहीं पड़ना है या इन सिचुएशन से बचना है तो आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक आपका ऑफिशियल, एक आपका पर्सनल। तब आप ऐसी परेशानी में नहीं आएंगे और उस 5 लाख की लिमिट वाले चक्कर से भी बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये ज़रूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।